Hello student, today we have learned class 10th math solved board paper 2022। इस वीडियो में ना हम लोग बोर्ड पेपर का ना सेट ए बी सी 2022 का तीनों को सॉल्व करेंगे और उसका केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। हम लोग केवल और केवल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सारे सेट का रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 है ना ए बी सी, वो तीनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। और यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर ना क्या है, इसमें अगर मैंने ना ब्लू पेन से लिखा है मतलब कि वो सेट ए का क्वेश्चन है, और अगर मैंने ब्लैक पेन से लिखा है मतलब वो सेट बी का क्वेश्चन है, और मैंने क्या लिखा है, अगर रेड पेन से लिखा है तो क्या है, सेट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा करने का मेरा मोटिव ये है ना कि क्या होता है ना कि मैं ना जब कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना, तो मुझे हर सेट को मैं जब आता है वो क्वेश्चन, तो मुझे फिर से कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ही कॉन्सेप्ट बताऊँ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बी और सी में उसको बता दूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा, अगर आप लोगों को सही लगता है तो ठीक है, और नहीं तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर पहले वाला ही सही था, या जैसा भी आप लोगों को सही लगता है तो बताइएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये सही है, ऐसा सही है, तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए ना, तो पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मैं ना इस पेंसिल की हेल्प से लिखूँगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। पहला है पॉइंट -3,5 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो मैंने बताया था ना कि ना जो मेरा ना 2020 सेट देखा है ना, वो ना इस क्वेश्चन को इजीली बना लेगा। ठीक है ना, तो कैसे है देखिए ना, तो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट -3,5। तो एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट में ये बताया जा रहा है ना कि सपोज करिए कि क्या है, ये क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है ये होता है एक्स एक्सिस और इधर होता है वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें बच्चे होता क्या है, इसमें होता ये है ना कि इस वाले क्वाड्रेंट में ना द वैल्यू ऑफ वाई and value of x both are positive. The value of x and value of y both are positive. Value of x is negative but y is positive. Both value of x and y are negative. Value of x is positive but value of y is negative. देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज किसका होता है, x का, और सेकेंड वैल्यू किसका होता है, y का। यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू x का, सेकेंड वैल्यू y, फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y। तो देखिए, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि पॉइंट -3,5 लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो अगर आप कंपैरिजन कर पाएंगे ना, देखेंगे ना कि x का वैल्यू क्या है, माइनस में है, और y का वैल्यू क्या है, प्लस में है, मतलब कि पॉजिटिव में है। तो माइनस और पॉजिटिव देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब ना ब्लैक पेन से मैं सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बोला जा रहा है पॉइंट 1,-3, पॉइंट 1,-3 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो बच्चे जरा देखो, द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव। तो ये कहाँ से मैच कर रहा है, ये कर रहा है मैच फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि डी। तो इसका भी लिख भी देता हूँ ना, ताकि याद रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो है, ये कहाँ पे है, ये है बी है ना, तो मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव है, तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 3 क्यों लिखे, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, ये सेट बी में ना, ये ना थर्ड नंबर पे है, इसलिए इसको थर्ड करके लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं सेट सी के क्वेश्चन को। देखिए, सी में ये क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर पे है। तो पॉइंट -2,4, पॉइंट -2,4। तो देखिए -2,4 मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि बी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेट ए का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 and 4 इज। तो मैंने बताया है ना, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2। द फर्स्ट वैल्यू इज a एंड सेकेंड वैल्यू इज b। तो फर्स्ट वैल्यू a क्या है, 6 है, b क्या है, 4 है, डिवाइड बाई 2।
ए का वैल्यू क्या है 6+4, मतलब 6+4 क्या हो गया 10 डिवाइड बाय 2, और 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 5 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेट बी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेट बी में ये अर्थमेटिक मीन वाला कहाँ पर है, ये है 4th नंबर पे। तो हम लोग 4th सॉल्व कर रहे हैं। 4th क्या है इसमें, 4th है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 एंड -2। तो फिर से वही बोलेंगे कि अर्थमेटिक मीन, आप पूरा इसको पूरा लिखिएगा ना, अर्थमेटिक मीन स्पेलिंग के साथ। अर्थमेटिक मीन क्या है a+b/2 होता है। द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ -2 डिवाइड बाय 2। तो 4 को 4 लिख दिए, प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 2। 4 - 2 कितना होता है 2 डिवाइड बाय 2। 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। अब सेट सी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेट सी में ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड है ये सेट सी में। तो बच्चे यहाँ पर क्या बोलोगे, अर्थमेटिक मीन। तो बोलोगे अर्थमेटिक मीन। बच्चे देखिए इसका इस तरीके से सॉल्व करने का मकसद ये है ना कि अगर मैं आपको सेट ए का क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ तो आप सेट बी और सी का आप खुद से सॉल्व करिए। उसी तरीके से मैंने सेट ए का इसको बता दिया, तो बी और सी आप खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कि क्या बना पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कहाँ पर आपसे गलती हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न ये भी है इसका ऐसा क्वेश्चन बनाने का, मतलब कि ऐसे पढ़ाने का। देखिए तो इसमें क्या है, अर्थमेटिक मीन है, इसमें a+b/2 होता है। a+b/2 द वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ -3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस डिवाइड बाय 2। 5 - 3 इज़ 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये आंसर कहाँ पर है, ये है आंसर ए में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर 1 और 1 कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको कट करके 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। तो पहले तो आप क्यूबॉइड के पहले बारे में कुछ सीखिए कि क्या होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखिए बच्चे ऐसे बनाते हैं ना, ये है, पहले तो एक रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है, और फिर इसी के पास में एक और रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है ना। ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे और दोनों के ना क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए वर्टिसेस को। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात ये है ना कि बच्चे जहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट आकर के ज्वाइन होते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस या वर्टेक्स बोलते हैं, आप याद रखिए वर्टेक्स, ठीक है ना। सेकेंड, इस फेस को जिसको मैं कलर कर रहा हूँ इसको बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं इसको, फेस, FACE फेस। और ये जो लाइन है ये इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज, EDGEH, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पर सिखाना क्या चाह रहा हूँ, सिखाना ये चाह रहा हूँ ना मैं कि ये क्यूबॉइड आप देखेंगे कैसे, आप फील कैसे करेंगे। तो आप आप जहाँ पर भी बैठ करके या कहीं पर भी बैठ करके अगर आप देखोगे ना कि आपके घर में अगर एक रूम है ना, तो रूम में ना टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल फेस कितने होते हैं, फेस मतलब दीवार कितने हैं आपके यहाँ। तो आपके यहाँ होंगे दीवार 1 2 3 4, मतलब कि आप यहाँ पर अगर बैठे हो तो 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, टोटल वॉल कितने होंगे 4 होंगे। और एक ऊपर में होगा छत और नीचे में होगा फ्लोर। तो एक होगा सीलिंग और एक होगा रूफ, ठीक है ना। एक होगा, हाँ, सीलिंग और एक होगा फ्लोर। क्या होगा, सीलिंग और एक होगा फ्लोर। तो मैं पूछूं कि बताओ क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर तो टोटल 4 वॉल हो गया और एक ऊपर का टॉप और एक नीचे का बॉटम, तो 4 और 2 6 हो गए। तो टोटल फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। सेकंड मैं पूछूं बताओ वर्टेक्स कितने हैं। देखिए तो वर्टेक्स काउंट कर लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टेक्स कितने हैं बच्चे, 8 हैं। मैं पूछूं एज, ये एज कितने हैं, तो बोलोगे सर 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 कि कितने एजेस हो गए, 12 एज हो गए, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और कुछ सीखिए, फिर से क्या करिए आप बनाइए क्यूबॉइड। तो पहले बनाइए एक रेक्टेंगल के बाद बनाइए एक और रेक्टेंगल। ये बनाने के बाद इसके क्या कर दीजिए, इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया क्यूबॉइड, ठीक है ना।
तो अब देखिए मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेस। अब मैं अगर मैं फेस को ऐसे करके ज्वाइन कर दूँ, मतलब कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है, तो बोलोगे सर डायगोनल बनता है। तो यहाँ पर डायगोनल यहाँ पर डायगोनल कितने होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर डायगोनल होते हैं टू टाइप्स के। पहला डायगोनल यहाँ पर होते हैं टू टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फेस डायगोनल, पहला क्या होता है, फेस डायगोनल होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्पेस डायगोनल। क्या होता है, स्पेस डायगोनल, ठीक है ना। देखिए अब ये फेस और स्पेस डायगोनल दोनों है क्या, तो फेस डायगोनल क्या होते हैं बच्चे, जो फेस पे डायगोनल बनते हैं ना उसको बोलते हैं फेस डायगोनल। तो देखिए एक फेस से बन गया कितना डायगोनल, 2 डायगोनल बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 2 बनेगा, यहाँ पर भी 2, मतलब टोटल होता है 6 फेस। तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12। टोटल फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12 होते हैं। सर स्पेस डायगोनल कितने होते हैं, तो स्पेस मतलब जो हवा में बनते हैं। सपोज करिए कि आपका जो घर है ना, उसका जो नीचे का जो फ्लोर है, मतलब कि जो नीचे का ज़मीन है ना, फ्लोर है, उसमें क्या करिए देखोगे ना तो 4 कोने होंगे, ठीक है ना। 4 कोने होंगे, मतलब कि 4 वर्टेक्स होंगे। क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। उन 4 वर्टेक्स से क्या करिए, हवा में क्या करिए, एक डायगोनल बनाइए। कैसे, देखिए ऐसे, जब इसको ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो ये पहला डायगोनल, ठीक है ना। इस एज से इस एज, सॉरी इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की ओर अपोजिट, क्योंकि डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से बनता है। और फिर यहाँ से एक यहाँ तक को ज्वाइन करिए, देखिए ऐसे करके ज्वाइन करिए तो ये हो गया 2, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करिए तो ये हो गया 3। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, ये हो गया 4। तो टोटल कितने स्पेस डायगोनल होते हैं, 4। अब कोई पूछे कि बताओ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, तो मतलब कि क्यूबॉइड या क्यूब में टोटल डायगोनल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि 12 + 4 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो समझ में आ गया जो बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये है क्यूबॉइड, तो चाहे क्यूबॉइड दे या क्यूब दे, चाहे क्यूबॉइड दे या फिर क्यूब दे, नंबर ऑफ, मतलब कि जो क्यूबॉइड में भी वर्टेक्स 8 होते हैं, क्यूब में भी वर्टेक्स 8 होते हैं। क्यूब में भी फेस 6 और क्यूबॉइड में भी फेस 6 होते हैं, मतलब कि दोनों में सब सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, क्यूबॉइड में ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। या कोई 2 सेम हो सकता है लेकिन तीसरा क्या होगा, अलग ही होगा। लेकिन क्यूब में क्या होते हैं, ऑल एजेस आर इक्वल, सभी एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड इज। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं क्यूब में, तो वर्टिसेस देखिए कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये बोल रहा है 6, 8, 12, 16, तो कितना हो जाएगा, बी। इसमें देखिए क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो 2 को देखेंगे हम लोग। तो 2 में बोला जा रहा है द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ क्यूबॉइड। तो डायगोनल में कितने क्यूबॉइड होते, सॉरी क्यूबॉइड में कितने डायगोनल होते हैं, तो बोलोगे 16। तो 16 कहाँ पर है, तो डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सेट सी को देखते हैं। सेट सी में क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, तो क्यूबॉइड में एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 कहाँ पर है, तो 12 है ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि यहाँ ये है 4 में है, 4 क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब देखते हैं सेट ए के क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए ना 4th में क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री विल बी। तो बोलोगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री विल बी। तो कितना होता है साइन 30 और कॉसेक 30 का वैल्यू, तो बच्चे याद रखिए ना, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब कॉसेक 30 का वैल्यू कैसे निकाले, तो बच्चे तो याद ये रखिए कि साइन और कॉसेक दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन को उल्टा करेंगे तो कॉस बन जाएगा, और कॉस को उल्टा करेंगे तो साइन बन जाएगा, सॉरी कॉसेक को उल्टा करेंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग देखेंगे साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/1। और यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे, 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 आंसर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 देखेंगे कहाँ पर है, तो 1 ए में है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेट बी में है।
तो सेट बी में ये ऐसा ही क्वेश्चन कहाँ पर है, 5वें नंबर पर है। तो 5वें नंबर को देखते हैं। बोला जा रहा है सेक 45 मल्टीप्लाई कॉस 45। तो बच्चे याद रखिए, जैसे साइन और कॉस एक रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही सेक और कॉस भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो सेक 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस 45 की वैल्यू को रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। √2 से √2 क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो 1 × 1 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। और 1 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर। तो 1 दिया हुआ है सी में, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सेट सी के क्वेश्चन को देखते हैं। सेट सी में बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो बोला जा रहा है कि tan 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो साइन और कॉस एक रेसिप्रोकल, सेक और कॉस रेसिप्रोकल। तो वैसे ही tan और कॉट भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, tan 60 का वैल्यू होता है √3। नीचे में 1 लगा लो, ठीक है ना। अब कॉट 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कॉट 60 का निकालने के लिए हम लोग tan 60 के वैल्यू को रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। तो √3/1 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो √3 1 जा कट गया दोनों। तो कितना हो गया, 1 × 1 1 हो गया। और यहाँ पर आंसर कहाँ है, यहाँ पर है बी में आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट ए का फर्स्ट का फिफ्थ। देखिए तो इसमें फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 9r। तो इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज मतलब होता है कि आप क्या करिए, वैल्यू फाइंड करिए वेरिएबल का। तो यहाँ पर x है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, अगर y रहता है तो y का वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा फिफ्थ। तो फिफ्थ में है x² - 9, x² - 9 क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे तो ना याद रखिए हमको जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल लिख देंगे। जीरोस निकालना है तो जीरो के इक्वल का कर दोगे। तो यहाँ पर बोलोगे कि x² - 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर। बोलोगे सर कैसे, 3 का स्क्वायर तो 6 होता है। हट, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है बच्चे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। कैसे सर, तो देखिए ना, तो 3 का स्क्वायर है मतलब कि 3 को हम लोग को ना 2 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो 3 × 3, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, ना कि 6 होता है। समझ में आ गया ये। तो अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ ना बच्चे कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिए, a² - b² का। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है। तो इसमें कैसे करना है बच्चे, तो देखो ना यहाँ पर ना x² - 3² है, मतलब कि x के जगह पर a आया है और b के जगह पर क्या है, 3 आया है। तो a के जगह पर x आ गया, b के जगह पर 3 आ गया, a के जगह पर x आ गया, b के जगह पर 3 आ गया। तो बस इसको रख दो। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे x + 3 और x - 3 = 0। ठीक है ना। एक बार क्या करना है, x + 3 को 0 के इक्वल ले लेना है, और एक बार x - 3 को 0 के इक्वल ले लेना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे ना, तो x = क्या आ जाएगा, तो +3 है उस साइड जाएगा, तो -3 उस साइड, मतलब कि LHS टू RHS शिफ्ट होगा। और x = -3 है, तो जब RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो x = 3 आ गया। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है -3 और 3, -3, तो सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही ना सेट बी और सेट सी में ही है। तो आप लोग पहले क्या करिए, सेट बी और सेट सी का खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है सेट बी में। तो हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4। तो x² - 4 को 0 के इक्वल रख दो, और वैसे ही सॉल्व कर, जिसको सॉल्व किए थे। तो यहाँ बोलोगे x² - 2 का स्क्वायर = 0। तो अब क्या करेंगे, अब सेम वही बोलेंगे, यही फार्मूला क्या है, फार्मूला है a² - b² क्या होता है, a + b और a - b होता है। देखिए a के क्या है यहाँ पर, x² - 2 का स्क्वायर। तो a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे क्या है, 2 है। तो a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2 है, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 2 है। तो बस रख दो यहाँ पर आ जाएगा x + 2 और क्या आ गया, x - 2 = 0। क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसे 0 के इक्वल। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो +2 हो जाएगा, तो -2, और जब इसे रखेंगे 0 के इक्वल तो ये आ जाएगा +2। ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -2 और +2। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, +2 - 2, ए ऑप्शन मैच कर रहा है।
ठीक है ना। बोलोगे सर यहाँ तो 2 और -2 है, आप तो -2 और 2 लेकर के आए हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर -2 और 2 भी रहेगा तो भी सही है वो, ठीक है ना। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेट सी में ये कहाँ पर है। देखिए सेट सी में ऐसा क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो 1 को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। जैसे सब में सॉल्व करते आए हैं, तो आप बोलोगे कि x² -1 को क्या कर दो, 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -1 का स्क्वायर इक्वल 0। सर 1 का स्क्वायर तो 2 होता है। नहीं बच्चे, ज़रा ये सीखो कि 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, ना कि 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला वही यही वाला जो लगाते आ रहे हैं कि a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b। और यहाँ पर क्या है, x² - 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है, a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है, ठीक है। तो अब रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलोगे कि a के प्लेस पे x था, तो यहाँ पर x + 1 और यहाँ पर है x - 1 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर दो, 0 इसके इक्वल रख दो 0, एक बार यहाँ लिख दो। तो हम बोल दोगे कि x + 1 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +1 है तो इधर आ गया तो -1। और यहाँ रखेंगे एक बार x - 1 को 0 के इक्वल, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +1 आ गया। तो इसका आंसर कहाँ पर मैच कर रहा है, +1 - 1 a पे मैच कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, ए का, सेट ए बी और सी का, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बी का फर्स्ट। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला जा रहा है। पहला बोला जा रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो बोला जा रहा है कि अगर tan थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बोलोगे ना, अगर आपको वैल्यू पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वैल्यू नहीं पता है ना, तो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं ना एक क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा 5 to 7 मिनट्स का। उसमें मैं ना क्या क्या करूँगा, आपको ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप ना ईजिली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कर सकते हो, वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी तो पहले इसको समझिए। यहाँ tan थीटा है तो इसको tan थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ना बच्चे हम लोग ना देखेंगे कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है, tan में 1 किसका वैल्यू होता है। तो अगर जिसको पता होगा ना, तो वो किसका वैल्यू होता है, tan 45 का। तो tan से tan कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, बी का। बी में ये देखिए 3rd नंबर पर है ऐसा क्वेश्चन। तो बोलोगे कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, cos इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो आप बोलोगे ना cos थीटा को तो लिखिए cos थीटा। जैसे यहाँ पर देखे थे कि 1 में tan में 1 किसका वैल्यू होता है, यहाँ देखेंगे cos में 1 किसका वैल्यू होता है। तो cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिएगा ना बच्चे, cos से cos कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सेट सी का क्वेश्चन को। देखिए सेट सी में ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 देख रहे थे tan में किसका वैल्यू होता है, 1 देख रहे थे cos में किसका वैल्यू होता है। यहाँ देखेंगे 1 साइन में किसका वैल्यू होता है। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेट ए, बी और सी का सॉल्व। अब सेट ए का क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि इफ़ द इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए बच्चे, जब भी आता है ना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन, तो उसमें ना 3 चीज़ें समझिएगा। यहाँ लिख के बताया जा रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिएगा ना, इसमें 3 चीज़ें समझिएगा, 3 चीज़ें समझने लायक है। पहला क्या है, पहला है कि अगर क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है ना कि ईयरली कैलकुलेटेड हो रहा है। क्या है, ईयरली बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयरली। दूसरा बोल सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और तीसरा बोलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं कैलकुलेट क्वार्टरली,
क्वार्टरली। तो इसमें करना क्या है देखिए ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ना जब भी रहता है हाफ ईयरली ना, तो क्या करते हैं, जो रेट होता है ना बच्चे, जो रेट होता है वो हो जाता है हाफ। क्या हो जाता है, वो हाफ होता है। हाफ कैसे होगा सर, हाफ होगा 2 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करने से वो हाफ हो जाएगा। टाइम, टाइम क्या होगा बच्चे, जो टाइम होता है ना बच्चे, जब यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स, या डबल लिख लो, डबल। डबल कैसे होगा, डबल होगा मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बच्चे, तो याद रखिए, बताइए आप खुद कि एक साल में कितना हाफ ईयर होता है, मतलब कि एक साल में 6 मंथ कितने बार आते हैं, तो बोलोगे सर 2 बार आते हैं 6 मंथ, क्योंकि 6 + 6 करोगे तो क्या जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 मंथ मतलब 1 ईयर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रेट निकालना हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, और जब टाइम निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में ना अब बोलेंगे कि ना एक साल में कितना कितना क्वार्टर आता है। क्वार्टर मतलब होता है 3 मंथ है, तो 3 मंथ कितने बार आएगा, तो बोलोगे 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स आता है। तो इसलिए इसको करते ये हो जाता है 1/4। क्या हो जाता है, ये 1/4 FOURTH, ये हो जाता है 1/4। और 1/4 मतलब होता है डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4। और ये क्या हो जाता है, तो ये बोलोगे कि ये हो जाता है टाइम। जब यहाँ पर डिवाइड हुआ है तो या तो यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई होता है, तो बोलोगे कि यहाँ पर हो जाता है 4 टाइम्स। क्या हो जाता है, ये 4 टाइम्स। और यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। और सर अगर ईयरली रहेगा तो क्या करेंगे बच्चे, तो अगर ईयरली है तो कुछ नहीं करते हैं, ईयरली है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मान लो कि 12%, तो 12% ही छोड़ देंगे। अगर टाइम दिया है 1 ईयर तो इसको 1 ईयर ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना इसमें। तो जैसे कि एग्जांपल समझिए कि ना, मान लो ना कि ना को क्वेश्चन दिया रहता कि फाइंड द अमाउंट, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहता कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथ बेसिस। अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या हो रहा है, 6 मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो बोलेगा ना कि बताओ रेट कितना हो जाएगा। अगर रेट दिया है 12%, तो बोलोगे, तो क्या करोगे, रेट को आधा कर दोगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6%। और यहाँ पर क्या करोगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1 × 2 ईयर हो जाएगा यहाँ पर। अगर बोलता कि क्वार्टरली है तो इसको कहते 4 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाता 3%, और इसको कहते 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाता 4 ईयर आ जाता। समझ में आ गया। तो देखिए, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथ, तो 6 मंथ मतलब होता है हाफ ईयरली। देन द रेट विल बी, तो रेट क्या हो जाता है, तो रेट हो जाता है हाफ, तो यहाँ पर आंसर क्या लिख दोगे, हाफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, HALF, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं सेट बी में क्या पूछा जा रहा है। तो सेट बी में ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर है, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पर यहाँ पर दिया तो नहीं है, बस यहाँ पर बोला जा रहा है द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, मतलब कि जो पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, मतलब कि किस मनी पर ना आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है। तो याद रखिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इस केस में पहला का आंसर है, मतलब कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पर। किस पे, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल पर क्या क्या करते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड करते हैं। ठीक है ना, कि कितना पैसा मिलेगा, वो हमको कौन बताएगा कि हम लोग कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बोलोगे द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज नोन एज प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सेट सी में क्या बोला जा रहा है। देखो, तो सेट सी में ये ना क्वेश्चन नंबर 4 में है, मतलब कि 4 पे या यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है ना, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 1/4। क्या हो जाता है, 1/4, तो बोलोगे 1 FOURTH 1/4 परसेंटेज, मतलब उसको पूरा बोलोगे ना कि 1/4 ऑफ एनुअल रेट, ANNUAL एनुअल रेट, मतलब कि जितना एनुअल रेट लग रहा है उसका 1/4 हो जाएगा। जैसे कि अभी बताया था ना यहाँ पर एग्जांपल दे करके कि अगर क्या है 12% है तो एनुअल कितना लग रहा है 12%, तो इसका आप
क्वार्टरली में कैसे निकालोगे, तो क्वार्टरली में क्या क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो एनुअल रेट का 1/4, तो 12% को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ 6, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना क्या है, मिसप्रिंट है। यहाँ पर ऐसा था क्वेश्चन ये, इफ 6:4:x देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो अगर ये ऐसा है ना तो बताना है कि ना x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये ना बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है, तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है। मैम अब आज से याद रखिए कि अगर 3 नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, किस में दिए हुए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं। अगर 3 नंबर रेशियो में दिए हुए हैं ना तो हम लोग ना रेशियो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 नंबर लेकर के आते हैं। तो सर 4 नंबर कैसे आएगा, तो 4 नंबर में क्या करते हैं हम लोग, जो मिडिल वैल्यू रहता है ना, जो मिडिल वैल्यू रहता है उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं 2 टाइम्स लिखते हैं। कितना टाइम्स लिखते हैं उसको, 2 टाइम्स। तो ये कुछ ऐसा लिख देंगे, बोलेंगे 16:4 एज 4:x, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पर बोल दोगे कि यहाँ पर ये हो गया 16 ये इस 2 का मतलब होता है डिवाइड, और एज का मतलब होता है इक्वल, तो 4/x। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जब आप करोगे ना 16 का मल्टीप्लाई करोगे x के साथ और 4 का करोगे 4 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x, 4 जा 16, और 16 देखिए मल्टीप्लाई में इस आएगा तो डिवाइड में, तो 16 जा 16 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सेट बी में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा सेट बी में ना ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो ना क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो x:18:54। तो अभी मैंने बताया ना कि ना जब भी रेशियो में 3 नंबर रहते हैं ना तो उसको 4 नंबर बनाने के लिए क्या कहते हैं, बीच वाले नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं। तो लिख दो यहाँ पर x:18 एज 18:54। तो अब इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बोलेंगे कि x डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 54। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 54 के साथ और 18 का मल्टीप्लाई 18 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर x को x से छोड़ देंगे, यहाँ 18 मल्टीप्लाई 18, देखिए मल्टीप्लाई में है ना इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब इसको थोड़ा सा खूनी खेल खेलते हैं, 18 1 जा 18 3 जा 3 1 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 6 1 जा 6। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी का आप देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सी में ना ऐसा क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ही डाल के लिख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट है 12:6:x। तो इसको ना 4 नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे 4 नंबर बनाने के लिए बीच वाले नंबर को 2 टाइम्स लिख देंगे। तो लिख दो 12:6 एज 6:x, 4 बार लिख, मतलब कि बीच वाले नंबर को 2 टाइम्स लिख दे तो कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। अब यहाँ पर बोल दोगे 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 का x के साथ और 6 का 6 के साथ, तो x को यहीं छोड़ देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 6, 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, तो 3 1 जा 3, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन 3 क्वेश्चन की हेल्प से कि रेशियो के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए पहले तो क्या करिए, आप सर्कल बनाइए। क्या कर दिया हम लोगों ने, एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। तो सर्कल का बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो इसको बोलते हैं सेंटर, जहाँ से हम लोग बनाते हैं सर्कल को ना, जितना रेडियस लेकर के उसको बोलते हैं सेंटर। तो बोलोगे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का ना डेफिनेशन समझिए। तो कॉर्ड क्या होता है बच्चे, कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के अंदर ना, जो सर्कल के अंदर मतलब कि जो इनसाइड द सर्कल होता है और सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करता है और ये इनसाइड द सर्कल होता है, सर्कल के अंदर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज करो कि ये O पॉइंट है, तो बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। कॉर्ड पर, ये क्या है, कॉर्ड है, तो AB क्या है, एक कॉर्ड है,
कॉर्ड पर मेक द कॉर्ड, तो कॉर्ड इससे क्या होता है, तो याद रखिए ये ना एक थ्योरम है कि व्हेन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड मेक्स द कॉर्ड बाइसेक्ट। इससे क्या होता है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट मतलब होता है कि ये वाला लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। सपोज करो कि ये सी है तो बोल सकते हो कि ए सी इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। तो क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो अभी समझाएंगे, अभी तो पहले समझ लीजिए इसको फिर समझाते हैं। देखिए ना, फिफ्थ को यहीं पर बता रहे हैं, फिफ्थ को भी यहीं पर बता रहे हैं, फिफ्थ को समझिएगा। तो फिफ्थ को बोला जा रहा है, फिफ्थ बोला जा रहा है टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। तो ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है। तो पहले देखिए ना, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट में बताना ये चाह रहा हूँ ना कि सबसे पहले क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए। ये क्या है, एक सर्कल है, समझिएगा ना इसको, बहुत ही आसान ईजी तरीके से बताऊंगा। ये सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल में इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को तो बोलोगे द डिस्टेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। सपोज करो कि ये O है और ये A है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि OA क्या है, OA है रेडियस, RADIUS, OA क्या है, रेडियस है। सेकेंड पॉइंट समझो कि सर्कल के ना किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ ना, सपोज करो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सर्कल को ऐसे यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और वो अगर इनसाइड द सर्कल है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये सी डी क्या है, कॉर्ड है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए ना, फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया है कि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस है। फिर से पूछ रहा हूँ, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस होता है। देखिए, तो ये रेडियस और ये रेडियस, तो दो रेडियस को मिलाने से क्या बनता है, दो रेडियस को मिलाने से बनता है डायमीटर। तो आप बोलोगे कि ये MN नाम दे दो इसका, MN। तो बोलोगे कि MN क्या है, MN है डायामीटर, क्या है, डायामीटर। और तो ये देखिए ना, तो अभी तो मैंने बोला कि सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। तो सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। तो बच्चे ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर भी क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। डायमीटर भी क्या होता है, कॉर्ड होता है। लेकिन जो डायमीटर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। तो डायमीटर के बारे में लिख लीजिएगा पहला पॉइंट कि डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें लिखिएगा कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। सर कैसे रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो देखिए ना, रेडियस प्लस रेडियस तो हो गया 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस होता है डायमीटर। मतलब कि अगर हमको रेडियस पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को, तो क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। समझ में आ गया। तो इतने ये 5 पॉइंट को याद रखिए। तो अब देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है ना जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट से टच करता हुआ जाए। सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को केवल एक पॉइंट से टच करके जाता है। तो बोलोगे टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। तो पहले तो क्या करिए, यहाँ पर एक डायमीटर बनाइए। क्या बनाइए, एक डायमीटर। तो डायमीटर क्या कैसे कर दिया मैंने, तो डायमीटर, इसकी हेल्प से मैंने क्या कर दिया, एक डायमीटर बना दिया ऐसे करके, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एक डायमीटर बन गया। तो बोला जा रहा है कि टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। तो इस डायमीटर का एंड पॉइंट एक यहाँ पर है और एक एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो इस पर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो जब इसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट मतलब होता है कि सर्कल को बस टच करते हुए जाए। देखिए, सर्कल को बस टच करते हुए जा रहा है, और यहाँ पर भी ड्रॉ कर दीजिए, सर्कल को बस टच करते हुए जाए। तो टच करते हुए जाएगा ना, तो आप देख सकते हो ना कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, तो दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। क्या है, दोनों पैरेलल है। तो बोलोगे कि पैरेलल। तो क्वेश्चन है, टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर म्यूचुअली पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली पैरेलल होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ना कि टेंजेंट और रेडियस कैसे होते हैं, तो बोलोगे परपेंडिकुलर।
क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि ना टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के मतलब कि म्यूचुअली कैसे होते हैं, तो अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आया नहीं लेकिन आ सकता है, तो यहाँ तो आंसर होगा पाँचवा होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेट बी में फोर्थ और फिफ्थ क्या बोला जा रहा है, इसको याद रखिएगा ना। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन कहाँ बोला जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में और फिफ्थ में। तो पहले समझते हैं फोर्थ को, फिर समझते हैं फिफ्थ को। तो फोर्थ को बोला जा रहा है, फोर्थ है सेट बी का है ना, तो इसलिए ब्लैक पेन से है। द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो पहले तो क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, ठीक है, ऐसे करके बन गया सर्कल, तो ये सेंटर हो गया। और द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, तो ऐसे करके क्या करिए, कॉर्ड बना लीजिए, कॉर्ड बन गया। और कॉर्ड का क्या है, मिड पॉइंट है, मैंने बोला क्या है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है, तो ये ए बी ओ नाम दे दो। तो बोला जा रहा है द लाइन जॉइनिंग, लाइन को ज्वाइन करना है सेंटर, सर्कल का सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को, कॉर्ड के मिड पॉइंट को इज डैश ऑफ द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड पे क्या होगा, तो कॉर्ड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये वाला रूल और ये रूल दोनों सेम सेम है, इसमें जस्ट उल्टा पूछा है ना, तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसमें बोला था, इसमें पहले से ही बोला था, इसमें बोला क्या था कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, पहले से ही बोला था। सर बोला तो नहीं है यहाँ पर बच्चे, बोला है, देखिए ना, बोला है ना कि ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब कि ये मिड पॉइंट है, मतलब कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ है, तब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। और इसमें फिफ्थ क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ को समझते हैं। तो इसमें फिफ्थ बोला जा रहा है अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर, एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है ना जो सेंटर से पास होता है, कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायामीटर। समझ में आ गया। तो बोलोगे अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या होता है, वो डायमीटर होता है सर्कल का, ठीक है। अब देखते हैं सेट सी का क्वेश्चन को। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो मैं बताया था ना लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, डायमीटर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायामीटर, क्या हो जाएगा, डायामीटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ को समझते हैं। इसमें फिफ्थ क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, तो क्या होता है, तो समझ ही गए ना, यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, तो हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करें कि हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर ले लिए, पी नाम दे दिए, और इसे किसे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट मतलब होता है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए। तो अगर मैं यहाँ पर रख करके ऐसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे लाइन, तो क्या वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगा, नहीं सर, दो पॉइंट पर टच करेगा, यहाँ और यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ऐसे करके एक पॉइंट, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, और एक यहाँ पर रख करके, ऐसे रख करके एक ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ना कि ना सपोज करो कि यहाँ पर एक टच कर रहा है पी ए और यहाँ पर टच कर रहा है पी बी, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि पी ए इक्वल है पी बी के। आप कहीं पर भी रख के ड्रॉ करो, आप यहाँ से रख करके ड्रॉ करोगे ना, तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, तो यहाँ वाला लेंथ भी क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर, तो जो भी होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर बोल दोगे इक्वल, क्या बोल दोगे, इक्वल, ठीक है। तो या यहाँ पर होता है ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब समझते हैं आगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है सेट ए बी सी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। देखिए बच्चे सी में पहला क्या बोला जा रहा है, पहला है कि ना द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ज़ीरो। तो देखिए ना, तो हम लोग ना सीखते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ इसमें कि क्या है। तो आपको सिंपल सा ये जानना चाहिए ना, पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये
इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे बोलते हैं वाई और इसे बोलते हैं एक्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक यहाँ पर 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 पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट ले लो। तो हमको भी हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे किसको, हम लोग सीखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। हम लोग वाई का सीखते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट है, ठीक ना। ये 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है, ये तो ऑरिजिन है, ये तो हमेशा 0,0 होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। तो बोला जा रहा है ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही है सर। कैसे होता है 0? अब देखिए बताइए, तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो जब x का वैल्यू इधर क्या होगा, इधर होगा -1, इधर होगा -2, ऐसा करके होगा ना। तो यहाँ पर क्या x का वैल्यू 0 है, तो 0 वाला लाइन तो ये है, तो 0 वाले लाइन पे x का सारा वैल्यू क्या होगा, 0 0 होगा। 1 वाले लाइन पे x का सारा वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ पर अगर ये x = 1 होता ना, तो x = सपोज करो कि ये 1 है, क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, -1 है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट रहता है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1, 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 तो हमेशा 1 1 होता। और यहाँ पर x का वैल्यू -1, यहाँ पर x का वैल्यू -1, यहाँ पर -1 ऐसा चलता। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, 0 है। तो याद रखो ऑन वाई एक्सिस पे ना, वाई एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और ये बात क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, पहला क्या है, बहुत पूरा ही ट्रू है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है। सपोज करो कि यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ऐसे करके बोलो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 आ गया। यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, यहाँ पर y का वैल्यू -1 और यहाँ पर -2, तो यहाँ दे दो -2। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेट बी का क्या बोला जा रहा है। सेट बी में देखिए, सेट बी में ना ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द वाई कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0 0 होता है। क्यों सर? देखिए वाई का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर भी 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 1, ऐसा करके y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -2 -2 -2, और ये y का 0 का लाइन है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी हर जगह 0 0 0 0 होगा। तो ऑन एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ y विल बी 0 होता है। और यहाँ पर सपोज करो कि ये 1 है और ये 2x का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा -1,0। तो एक्स एक्सिस पे बस याद इतना रखना सिंपल, ऑन एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई विल बी 0 एंड ऑन वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विल बी 0। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, ये भी है ट्रू स्टेटमेंट। क्या है ये, ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम लोग सेट सी का देखते हैं। देखिए सेट सी में बोला जा रहा है, सेट सी में ये है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्या, तो यस बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ये, ट्रू स्टेटमेंट है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सेकेंड क्या है, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑलवेज सिमिलर। तो बच्चे, तो पहले तो हम लोग सीखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बोलते किसको है ना। तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग बताता हूँ, समझाता हूँ। कॉन्ग्रुएंट पहले सीखो, सिमिलर क्या होता है बच्चे, सिमिलर मतलब होता है सेम शेप। और कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बच्चे सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। तो किसी भी फिगर को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे जब दोनों फिगर का क्या होगा, शेप सेम होगा। और किसी भी फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उसका क्या होगा, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो समझते हैं। सपोज करिए कि मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया और एक और ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बनाया।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो कि मैंने फिर से एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ कर दिया, एक बना दिया मैंने सर्कल। थर्ड, मैंने क्या क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और सेम ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, सेम लेंथ साइज़ का ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया और एक और ट्रायंगल बना दिया। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि चलिए आप लोग बताइए तो कि क्या ये सिमिलर है। तो बोलोगे सर ये सिमिलर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेम शेप का है। बिल्कुल सही है बच्चों। क्या एक कॉन्ग्रुएंट है? तो बोलोगे सर बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। चलो बहुत अच्छा। इसका बताओ क्या ये सिमिलर है? तो बोलोगे सर ये सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका शेप सेम नहीं है। चलो अब बताओ क्या एक कॉन्ग्रुएंट है? तो बोलोगे सर ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ना तो शेप सेम है ना ही साइज सेम है। ठीक है बच्चों। चलो इसका बताओ क्या ये सिमिलर है? तो बोलोगे हाँ सर ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसका शेप सेम है। चलो अब बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो बोलोगे यस सर ये कॉन्ग्रुएंट भी है। क्यों? क्योंकि इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। चलो वेरी गुड। चलो इसका बताओ क्या ये सिमिलर है? तो बोलोगे यस सर ये सिमिलर है। अच्छा ये बताओ कॉन्ग्रुएंट है ये? तो बोलोगे यस सर ये भी कॉन्ग्रुएंट भी है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका सेम शेप और सेम साइज है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन बोला जा रहा है ये कि पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला बोला जा रहा है, सेकेंड है इसमें ना, तो सेकेंड बोला जा रहा है कि इफ़ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन दे आर ऑलवेज सिमिलर, तो क्या वो सिमिलर भी होंगे? तो हाँ बच्चे देखो, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। तो देखिए इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ना जो कॉन्ग्रुएंट रहता है ना वो सिमिलर रहता है, जो कॉन्ग्रुएंट रहता है ना वो सिमिलर तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन दे आर ऑलवेज सिमिलर, तो क्या है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं सेट बी में क्या बोला जा रहा है। देखिए सेट बी में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। देखिए ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, लेकिन एक कॉन्ग्रुएंट है तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे बस। अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ना, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज इक्वल, तो क्या ये साइड इस साइड के इक्वल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइड के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं ना। तो क्या हमेशा अगर ये लिखता ना सम टाइम्स इक्वल, तो ये बात रहता है बिल्कुल ट्रू, लेकिन ये लिखा है ऑलवेज इक्वल, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। क्या है ये बात, क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि समटाइम्स इक्वल, तो बिल्कुल ये ट्रू रहता कि ना कभी कभी क्या क्या रहता है, दो ट्राइंगल क्या होते हैं जो सिमिलर होते हैं ना, उन लोग उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि ये देखो ना, यही देखो, ये दोनों क्या है, सिमिलर है ना, तो क्या इनका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये हमेशा बोल रहा है तो हमेशा क्या है, ये नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे। अब देखते हैं सी का। तो सी में ये ना क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो फोर्थ क्या बोला जा रहा है? फोर्थ बोला जा रहा है इफ़ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी केस है, ये 3 केस है। देन देयर आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्या वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो बच्चे सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट ही हो। देखो यहाँ सिमिलर है तो एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ सिमिलर है तो एक कॉन्ग्रुएंट है, तो जरूरी नहीं है कि जो सिमिलर हो कॉन्ग्रुएंट ही हो। तो हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होगा, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिएगा थर्ड क्या बोला जा रहा है। तो थर्ड बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो बोला जा रहा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है क्या? तो बच्चे याद रखिए ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। सर ये कैसे है? तो बच्चे एक ना फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही ईजी फॉर्मूला है कि बोलोगे ना कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है। अब इसका देखिए, मान लीजिए क्या लिखा रहता, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। तो इसका उल्टा लिखा रहता कॉस 90 माइनस थीटा, तो होता है साइन थीटा। अब अगर लिखा रहता सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉसेक थीटा। और अगर लिखा रहता कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है बच्चे, सेक थीटा होता है। समझ में आ गया। तो बच्चे यही है ना कि ना आप लोग को ना थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया हुआ है ना कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये क्या है, बात बिल्कुल ट्रू है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है ये?
ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेट बी के क्वेश्चन को। देखिए सेट बी में ये सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर क्या बोला जा रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होता है? तो बोलोगे सर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही होता है। और ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग थर्ड को, सेट सी का। देखिए सेट सी में क्या बोला जा रहा है? तो सेट सी में बोला जा रहा है कि फिफ्थ नंबर पे है ये। फिफ्थ नंबर पे बोला जा रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है क्या? तो बिल्कुल साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा ही होता है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर लिखवाया था ना कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, तो जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड किया जाता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो वन लाइनर स्टेटमेंट है, तो उसको याद रखिएगा कि जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं सेट बी में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इस केस में, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो बच्चे अभी तो पढ़े कि जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, मैच्योरिटी नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब देखते हैं सेट सी में क्या बोला जा रहा है। देखिए सेट सी में ये यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज़ हायर। तो बिल्कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? ज़्यादा मिलता है इन सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब कि अगर आप क्या क्या कर रहे हो, दो पर्सन है, एक मोहन और एक सोहन। तो मोहन क्या 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 कर रहा है? सेविंग अकाउंट में पैसा लगाया, मतलब कि रखा है। और मोहन क्या कर रहा है? वो पैसा रखा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। तो सोहन को कम प्रॉफिट होगा और मोहन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ना इंटरेस्ट क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि इफ़ A1 बाई A2 इज इक्वल है B1 बाई B2 के, इज़ नॉट इक्वल है C1 बाई C2 के, तो इज इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिए सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ ना कुछ पॉइंट। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम लोग किसका बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बच्चे? तो लीनियर इक्वेशन जो होता है ना जिसमें दो वेरिएबल रहते हैं उसके सॉल्यूशन तीन तरीके के बनते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या होता है? पहला सॉल्यूशन होता है पहले वाले को बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड बनता है यूनिक नो सॉल्यूशन। याद रखिए, पहले नो सॉल्यूशन बताता हूँ, नो सॉल्यूशन। और थर्ड होता है बच्चे, थर्ड होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? थर्ड यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक, UNIQUE, यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चे देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है? इसमें बताया ये जा रहा है ना कि ना किसी कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है ना तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ना तो उसके तीन सॉल्यूशन निकल सकते हैं। या तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, या तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। सर कैसे कोई भी नहीं निकलेगा? कैसे बताइए ज़रा। ठीक है समझाते हैं। अगर क्या होगा A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 इक्वल होगा C1 बाई C2 के, तब इस केस में हम बोलेंगे ना कि ना इसके ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। दूसरा केस, अगर A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन निकलता है। और अगर A1 बाई A2 इक्वल नहीं है B1 बाई B2 के, तो इस केस में क्या निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। बताते हैं एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखिए ना एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर 5x + 3y इज इक्वल टू 3 और -4x
प्लस 7y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि ये लाइन का इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम लोग ना यहाँ से ना पहले वाले का मतलब कि इस वाले का कंपेरिजन करवाएंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, और इसका कंपेरिजन करवाएंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे ना, देखिए तो x से कंपेयर हो गया तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, y से कंपेयर हो गया तो b1 का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है, c1 का वैल्यू कितना आ गया, c1 का वैल्यू भी 3 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a2 को जब कंपेयर करेंगे इससे तो a2 का वैल्यू आ जाएगा -4, ठीक है, b2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b2 का वैल्यू आ जाएगा 7, और c2 का जब कंपेयर करेंगे c2 का आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो इतना आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा ना कि अगर मैं a1/a2 और b1/b2 निकालूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है a1/a2 5/-4, यहाँ पर क्या आ रहा है 3/7, b1/a2 3/7। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है यूनिक को, मतलब कि 5/-4 इक्वल नहीं होता है 3/7 के। इट मीन्स ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सॉल्व करने वाला, तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी तो बस आप इतना याद रखिए, ठीक है ना, कि ना जब भी क्या होता है, जब भी हम लोग को ना गिवन रहता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब कि कौन सा, मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। इस कंडीशन के मतलब कि इस कंडीशन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन मतलब सॉरी पाँचवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पाँचवां क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, कि इफ़ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। तो नहीं बच्चे, ये केस होता है नो सॉल्यूशन का। ये तो गलत बोल रहा है, मतलब कि ये क्या है, फॉल्स बोल रहा है। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। अब सेट बी का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बी में तीसरे नंबर पर है, बी में बोला जा रहा है कि इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो बिल्कुल ये क्या है, ट्रू बोल रहा है, ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं सेट सी का। सेट सी में क्या बोला जा रहा है, सेट सी में ये पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर बोला जा रहा है कि इफ़ a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, उसमें आपको इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बात क्या बोल रहा है, ये भी बात बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने ना सेट ए और बी और सी का ना क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको वीडियो और मेरा मेहनत दोनों पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में ना हम लोगों ने ना क्वेश्चन फर्स्ट का ए, बी और सी को सॉल्व किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।